लास्ट वीडियो में आप लोगों ने प्लांट्स की ओस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम एनिमल्स की ओस्मो रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। बट एनिमल्स की ओस्मो रेगुलेशन को स्टडी करने से पहले दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको एनिमल्स के केस में स्टडी करनी है, ओस्मो कन्फर्मर एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सेपरेट आ जाता होता है। तो पहले हम वो देख लेते हैं, ओस्मो कन्फर्मर and osmoregulators. ओस्मो कन्फर्मर्स बेटे वो सारे एनिमल्स हैं जिनकी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस कंफर्म रहती हैं। कंफर्म मीन्स के जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है खुद को उसके अंदर वो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी फिश है जो कि मैरीन वाटर के अंदर स्विम कर रही है। तो मैरीन वाटर के अंदर रहते हुए बिकॉज मैरीन वाटर है तो ये मैरीन वाटर में इसकी बॉडी की अगर आइसोटोनिक कंडीशंस हैं, आइसोटोनिक मीन्स के बाहर जितना सॉल्ट का लेवल है और जितना वाटर का लेवल है उतना ही लेवल इसकी बॉडी के अंदर है, तो इससे आप कहते हो कि ये ओस्मो कन्फर्मर है। लेकिन अगर कोई भी फिश या कोई भी ऐसा वाटर के हैबिटेट में रहने वाला जो मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर रह रहा है वो अपनी सॉल्ट के लेवल को और वाटर के लेवल को बाहर की सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता और अपनी ही लेवल को और अपनी ही सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करता है, तो इसे आप कहते हो कि ये ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। सो जो ओस्मो कन्फर्मर्स हैं ये आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक किसके? अपनी सराउंडिंग के साथ। ओके, आइसोटोनिक है इट मीन्स कि अगर सराउंडिंग्स हाइपरटोनिक थी तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी खुद को हाइपरटोनिक कर लेंगे। अगर उनका इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है तो अपने इन्वायरमेंट को, इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को भी वो हाइपोटोनिक कर लेते हैं। इट मीन्स कि उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि जितना बाहर की कंडीशंस हैं उन्हीं कंडीशंस के अंदर वो सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए आप कहते हो कि ये ओस्मो कन्फर्मर्स हैं कि ये खुद को बाहर की कंडीशंस के साथ चेंज करवाते रहते हैं, ये खुद को रेगुलेट नहीं करवाते। जितना कंसंट्रेशन का लेवल, जितना सोल्यूट का, बिकॉज हम ओस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं तो जितना सोल्यूट या जितना वाटर का लेवल सराउंडिंग में था उतना ही सोल्यूट और वाटर का लेवल ये अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करेंगे। अगर हाइपोटोनिक है बाहर तो ये खुद को भी हाइपोटोनिक कर लेंगे, अगर वो किसी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर गए हैं तो ये खुद को हाइपोटोनिक कर लेंगे। ठीक है, सो आइसोटोनिक है ये इन्वायरमेंट के साथ। आइसोटोनिक मीन्स के जैसा भी इन्वायरमेंट होगा उसके अंदर वो अडेप्ट कर लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स अगर आप कोट करो तो हैगफिश और कुछ इनवर्टेब्रेट्स ओस्मो कन्फर्मर्स हैं। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स आप ओस्मो कन्फर्मर्स के अंदर कोड कर सकते हो कि ये एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक मीन्स के अपने सॉल्ट और वाटर के लेवल को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, इनकी डेफिनेशन आपने एज सच बुक से याद करनी है बिकॉज इन दोनों का कंपैरिजन आपको आ जाता है। तो वो डेफिनेशन आपने कॉलम के फॉर्म में इस तरह से लिखनी है और दोनों की डेफिनेशन बताने के बाद आपने एक एक एग्जाम्पल दोनों की कोट कर देनी है। ओस्मो रेगुलेटर्स वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे एनिमल्स हैं। बिकॉज हम एनिमल्स के अंदर पढ़ रहे हैं तो वो सारे एनिमल्स जो कि सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की कंडीशंस को रेगुलेट करवाते हैं। ठीक है, अगर बाहर हाइपरटोनिक है और इनकी इंटरनल बॉडी का जो इन्वायरमेंट पहले था वो हाइपोटोनिक था
ठीक है। तो वो अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ ऐसी अडेप्टेशंस, कुछ ऐसी चेंजेस लेके आते हैं कि अगर बाहर हाइपर है तो वो खुद को हाइपर नहीं करेंगे, वो हाइपोटोनिक ही रखेंगे। ठीक है। सो ऐसे सारे एनिमल्स जो कि सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के वाटर एंड सॉल्ट के लेवल के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करवाते। ठीक है, खुद को रेगुलेट नहीं करवाते। जैसा हमने ऑस्मो कन्फर्मर्स में पढ़ा कि जैसा ही सराउंडिंग का है वैसा ही वो खुद को चेंज कर लेंगे। अगर बाहर हाइपर है तो खुद को हाइपर कर लेंगे, अगर बाहर हाइपो है तो ये इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को हाइपो कर लेंगे। जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे तो इंटरनल बॉडी का जो वाटर का और सॉल्ट का लेवल है उसे वो मेंटेन करेंगे। वो बाहर के सॉल्ट या वाटर के लेवल के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। सो फिर इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? तो इनकी ऑस्मो कन्फर्मर्स की जो फ्लूइड कंसंट्रेशन थी वो सेम होगी इन्वायरमेंट में, तो इनकी जो फ्लूइड कंसंट्रेशन है वो डिफर करेगी, वेरी करेगी सराउंडिंग के इन्वायरमेंट से। ठीक है। सो इसके एग्जाम्पल जब आप कोट करना चाहते हो तो आप खुद जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस अगर बाहर सॉल्ट का या वाटर का लेवल कम हो गया है तो अपनी बॉडी के अंदर लेवल कम या ज़्यादा नहीं कर लेते, वो अपना लेवल जितना रिक्वायर्ड है एक्टिविटीज़ करने के लिए उसे वो मेंटेन करते हैं। ठीक है। उसके लिए वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। वो एक्टिविटीज़ आगे आप एनिमल्स के टॉपिक में ही ऑस्मो रेगुलेशन में पढ़ोगे। ठीक है। ये दो डेफिनेशंस और इनका कंपैरिजन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि ऑस्मो कन्फर्मर वो सारे एनिमल्स जो कि इन्वायरमेंट में आइसोटोनिक हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स जो कि आइसोटोनिक नहीं है इन्वायरमेंट के साथ, ये खुद को रेगुलेट करवाएंगे, अपनी इंटरनल बॉडी का वाटर का एंड सॉल्ट का लेवल मेंटेन करेंगे। ठीक है। बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं कर लेते। और इसकी बेस्ट एग्जांपल्स ह्यूमंस हैं और इनकी एग्जांपल्स आपने पढ़ी हैड, फिश एंड इनवर्टेब्रेट्स। ओके। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको मार्क करवा दिया। इसका कंपैरिजन आपको अक्सर टेस्ट में या आपको पेपर में आ जाता है। सो इस कंपैरिजन के बाद अब हम देख लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन अगर आप एनिमल्स के अंदर पढ़ रहे हो, बिकॉज एनिमल्स का हैबिटेट डिफरेंट है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि वाटर हैबिटेट के अंदर रहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि ड्राई लैंड के ऊपर रहते हैं और कुछ एयर में रहते हैं। तो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हुए वो खुद को किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। ये हमने कंपैरिजन पहले देखा कि ऑस्मो कन्फर्मर एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या डिफरेंस है इनमें। ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद अब हम डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। डिफरेंट जो इन्वायरमेंट्स हैं उसमें से मैरीन इन्वायरमेंट, ड्राई लैंड एंड इसके अलावा फ्रेश वाटर, ये सारे इन्वायरमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। ओके। सो सबसे पहले फिर हम देख लेते हैं कि जो मैरीन इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में आपको पता है कि सॉल्ट का लेवल ज़्यादा है। मैरीन इन्वायरमेंट में सॉल्ट का लेवल ज़्यादा है और वाटर का लेवल कम होगा। जो फ्रेश वाटर था आप लोगों ने ये पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है कि जो फ्रेश वाटर है उसमें सॉल्ट का लेवल नॉर्मल है, कम है एज कंपेयर टू मैरीन, और उसमें वाटर का लेवल जो है वो जो वाटर का क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, कंसंट्रेशन जब आप इन दोनों के कंपेयर करते हो। ओके। सो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप सबसे पहले गैस कर सकते हो कि इन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है कि वो हाई सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं। वो ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे सॉल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम में हम सबसे पहले मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले एनिमल्स की लिख लेते हैं।
ओके ठीक है। सो हाई सॉल्ट लेवल जो है वो मैरिन इन्वायरमेंट में रहने वाले सारे एनिमल्स को फेस करना पड़ता है। तो हाई सॉल्ट लेवल को और ऑस्मो रेगुलेशन में बिकॉज उन्होंने वाटर को और सॉल्ट के लेवल को मेंटेन करना है, तो किस तरह से मेंटेन करेंगे उसके लिए हम इनकी अडेप्टेशंस को स्टडी करने के लिए एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ कोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम हैग फिश की एग्जांपल कोट करेंगे। ओके, हैग फिश बेटे वो फिश है जो कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए उस इन्वायरमेंट में आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मीन्स के जितनी कंसंट्रेशन सॉल्ट की और वाटर की सराउंडिंग में है वही सॉल्ट एंड वाटर की कंसंट्रेशन इसकी बॉडी के इनसाइड होगी। सो जो हैग फिशेस हैं ये आइसोटोनिक हैं अपने सराउंडिंग के सी वाटर के साथ, और आइसोटोनिक हैं तो इट मीन्स कि वो ओस्मो रेगुलेशन नहीं कर रही हैं। ठीक है, ओस्मो रेगुलेटर्स जो हैं वो ओस्मो रेगुलेशन करेंगे और अपनी इंटरनल सॉल्ट एंड वाटर के लेवल को मेंटेन करेंगे। हैग फिशेस आइसोटोनिक हैं, तो आप खुद ही गेस कर लो कि ये ओस्मो कन्फॉर्मर हैं या फिर ओस्मो रेगुलेटर्स हैं। बिकॉज ये आइसोटोनिक हैं तो इट मीन्स कि ये ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। अगर ये रेगुलेट करते तो ये ओस्मो रेगुलेटर्स होते। ओके, सो बिकॉज हमने ओस्मो रेगुलेशन पढ़ना है, हमने ओस्मो कन्फॉर्मर नहीं पढ़ना, बिकॉज ये आपकी बुक के टॉपिक में गिवन था और ये आपको एमसीक्यू में आ भी सकता है कि हैग फिश ओस्मो कन्फॉर्मर है या ओस्मो रेगुलेटर, ये आपने याद रखना है। आइसोटोनिक हैं तो ये ओस्मो कन्फॉर्मर होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल बेटे जो आपकी बुक में गिवन है वो है कार्टिलेजिनस फिशेज की। ओके, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस ये हमने दोनों स्टडी करनी है एज अ एग्जांपल। कार्टिलेजिनस फिशेस वो फिशेस हैं जिनकी बॉडी के अंदर सपोर्ट कार्टिलेज की बनी होती है, वाइल जो बोनी फिशेस हैं उनकी बॉडी के अंदर जो सपोर्ट है वो बोन की है। बोन एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, वाइल कार्टिलेज उसी मिक्सचर का बना हुआ उसी कंपोजिशन का, लेकिन वो एक सॉफ्ट बोन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। सो कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस दोनों में जस्ट कार्टिलेज एंड बोन की सपोर्ट है, वाइल बाकी इनकी कंपोजिशन सेम है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस ये दोनों ओस्मो रेगुलेशन किस तरह से कराती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में सबसे पहले इनके गिल्स जो हैं अडेप्ट हुए हैं, किडनीज ने कुछ इस तरह का फिल्ट्रेशन करते हैं बॉडी का कि गिल्स के थ्रू किडनीज फिल्ट्रेशन करवाते हैं, यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे जो उन्होंने फिल्ट्रेशन करवाई है वो गिल्स के थ्रू सॉल्ट को रिमूव करवाएंगे। ओके, गिल्स आपको पता है ये कोई भी फिश है तो उसके नेक के रीजन में जो बड़ा सा स्केल यहाँ पे होता है उस स्केल के नीचे गैस को एक्सचेंज करवाने के लिए एक रीजन होता है, तो वहाँ से सॉल्ट के रिमूव करवाने के लिए इनकी किडनीज जो हैं ये अडेप्ट हुए हुए हैं। हमने सबसे पहले मैरिन इन्वायरमेंट को स्टडी करने से पहले पढ़ा था कि इनको प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ रही है कि ये हाई सॉल्ट लेवल वाले इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, तो इन्होंने कुछ इस तरह की अडेप्टेशंस अपनी बॉडी के अंदर करनी है कि वो सॉल्ट को रिमूव कर सकें। ठीक है, और सॉल्ट को रिमूव करवाने के लिए किडनीज में गिल्स हैं, सबसे किडनीज के थ्रू जो कि फिल्ट्रेशन करवाई वो गिल्स के थ्रू वो सॉल्ट को रिमूव करवाएंगे। हम कार्टिलेजिनस फिशेस की पढ़ रहे हैं। सेकंड, जो कार्टिलेजिनस फिशेस मैरिन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए अडेप्टेशंस करती हैं सॉल्ट को रिमूव करवाने के लिए, वो इनकी बॉडी के अंदर रेक्टल ग्लैंड्स हैं।
रेक्टल ग्लैंड्स स्पेशलाइज्ड हैं कि वो उनके बॉडी के फ्लूइड से सॉल्ट को पिक करें और पिक करने के बाद उनकी बॉडी से एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दें। रेक्टल ग्लैंड्स को हम रेक्टल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये रेक्टम के एरिया में होता है। और पार्ट 1 में आप लोगों ने न्यूट्रिशन के चैप्टर में रेक्टम रीजन एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट वाला पोर्शन पढ़ा था। आई होप कि आपको याद भी होगा। सो कार्टिलेजिनस फिशेस मैरिन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए हाई सॉल्ट लेवल को किस तरह से रिमूव कर रहे हैं कि उनके किडनीज गिल्स के थ्रू सॉल्ट को रिमूव करेंगे और रेक्टल ग्लैंड्स जो हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ लिंक्ड होते हैं और वहां से फ्लूइड से बॉडी के फ्लूइड से एक्स्ट्रा सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे और बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ये दोनों जो गिल्स के थ्रू रिमूवल हो रहा है और रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू जो रिमूवल हो रहा है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होंगे। against concentration gradient पार्ट 1 में काफी डिटेल के साथ मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ कि जब हम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बात करते हैं इट मीन्स कि वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कौन सी थी? हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स की लो कंसंट्रेशन की तरफ या लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स की हाई कंसंट्रेशन की तरफ। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है और स्पॉन्टेनियस हमेशा हाई से लो की तरफ होती है और ये कब तक होती रहती है? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। सो आपका हाई से लो इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विच इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जब भी बेटे आप किसी मॉलिक्यूल की लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट की बात करते हो तो इट मीन्स कि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस को करवाने के लिए आपको एनर्जी इनपुट करना होती है। ठीक है। सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इट मीन्स कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन है। अब यहाँ पे हमने बोला कि कार्टिलेजिनस फिशेस जो कि हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं मैरिन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए किसी भी हैबिटेट की कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से खुद को ऑस्मो रेगुलेट कराएंगे। यहाँ पे अभी तक हमने उसकी दो प्रोसीजर्स पढ़े हैं कि वो गिल्स के थ्रू सॉल्ट को रिमूव करवाएंगे और ये किडनीज की अडेप्टेशन थी। और सेकेंडली रेक्टल ग्लैंड्स जो हैं ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ लिंक्ड हैं और ये भी सॉल्ट को रिमूव करवाते हैं बॉडी से बाहर। लेकिन ये दोनों आपने पढ़ा कि दोनों जो मूवमेंट्स हैं या सॉल्ट का जो रिमूवल है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों बोला इसे? बिकॉज ये एक जो कार्टिलेजिनस फिश है ये कार्टिलेजिनस फिश है फॉर एग्जांपल ये मैरिन एनवायरनमेंट है। मैरिन एनवायरनमेंट आपको पता है कोई भी सी है या फिर ओशन है जिसमें सॉल्ट का लेवल ज़्यादा होता है। वाइल जो लेक्स हैं और जो रिवर्स हैं उनमें सॉल्ट का लेवल कम है, वो फ्रेश वाटर में आते हैं। ओके, सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमने क्यों बोला इसे? बिकॉज जो फिश की रिक्वायरमेंट है सॉल्ट की और वाटर की वो एज कंपेयर टू सी के वाटर के और सॉल्ट के लेवल से वेरी करती है। अब सी के अंदर तो सॉल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सी में सॉल्ट का लेवल ज़्यादा है। फिश ने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उससे सॉल्ट का लेवल मेंटेन कराना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि यहाँ पे वाटर के अंदर 95% मैरिन एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्ट होता है। अब फिश के अंदर तो 95% नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो फिश की रिक्वायरमेंट है वो 3% है। ठीक है, सो ये 3% एज कंपेयर टू 95% बहुत कम है और इस 3% को मेंटेन करने के लिए वो कंटिन्यूसली अपनी बॉडी से सॉल्ट को बाहर रिमूव आउट करवा रहा है। ठीक है, बिकॉज बॉडी में सॉल्ट का लेवल बहुत कम है और उसकी रिक्वायरमेंट भी कम ही है तो कम से हाई की तरफ मूव करवा रहा है। कम कहाँ है? उसकी बॉडी में विच इज लो, और हाई कहाँ पे है? बाहर इन्वायरमेंट पे। और कम वो क्यों है? बिकॉज फिश की सॉल्ट की रिक्वायरमेंट कम है। सो लो से फिश की बॉडी से
हाई की तरफ, हाई कहाँ पे है, ओशंस में या सी में। सो लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी अपना सॉल्ट का लेवल मेंटेन करने के लिए, इसलिए आप कहते हो कि ये दोनों अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स के ये इस काम को करने के लिए उन्हें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये आपने अभी तक दो अडेप्टेशंस पढ़ी हैं कि कार्टिलेजिनस फिशेस मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए सॉल्ट का लेवल अपनी बॉडी के अंदर किस तरह से मेंटेन करेंगी। सी एंड ओशन में सॉल्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और वो सॉल्ट की ज़्यादा अमाउंट वाटर के साथ उनकी बॉडी के अंदर भी मूव कर रही है, लेकिन फिश की जो बॉडी है उसे इतना ज़्यादा सॉल्ट रिक्वायर नहीं है। सो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसने बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना है, और रिमूव आउट करने के लिए अभी तक आपने ये दो अडेप्टेशंस पढ़ ली। ओके, थर्ड अडेप्टेशन जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस ने मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहने के लिए अपनी बॉडी के अंदर की हुई है, वो है कि यूरन जो ये प्रोड्यूस करती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, उस यूरन को बॉडी से बाहर रिमूव करने की बजाय वो अपनी बॉडी के अंदर ही स्टोर करना शुरू कर देती हैं, बिकॉज यूरन वाटर का और सॉल्ट का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो वो सॉल्ट जो पहले बॉडी से बाहर यूरन के थ्रू रिमूव कर रही थी कार्टिलेजिनस फिशेस, अब वो यूरन बॉडी से बाहर रिमूव नहीं करवा रही, अपनी बॉडी के अंदर ही स्टोर करवा रही हैं। इट मीन्स के वही सॉल्ट जो उनकी बॉडी के अंदर था वो बॉडी के अंदर ही रह रहा है, तो ये खुद को हाइपरटोनिक बना लेती हैं। सो थर्ड अडेप्टेशन आप क्या लिखोगे, rendering inside body hypertonic। ओके, हाइपरटोनिक मीन्स के सॉल्ट का लेवल ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट का लेवल कम होगा। सो ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं ये हाइपरटोनिक खुद को किस तरह से कर रही हैं कि यूरन के थ्रू जो सॉल्ट उन्होंने बॉडी से बाहर रिमूव करना था वो बॉडी के अंदर ही यूरन रह रहा है। तो यूरन बॉडी के अंदर है, इट मीन्स के सॉल्ट बॉडी के अंदर है, तो सॉल्ट बॉडी के अंदर है, इट मीन्स के वो हाइपरटोनिक है। ओके, हाइपरटोनिक है तो सॉल्ट बॉडी के अंदर रहने की वजह से आप खुद ही गेस कर लो कि क्या बाहर का सॉल्ट अब इनकी बॉडी के अंदर मूव कर सकता है स्पॉन्टेनियसली। फॉर एग्जांपल ये एक फिश है, तो बाहर सॉल्ट का लेवल पहले ज्यादा था, अब फिश ने क्या किया है कि खुद को हाइपरटोनिक करवा लिया है बाहर के इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। हाइपरटोनिक मींस के उसने अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट का लेवल ज़्यादा करवा लिया, और सॉल्ट का लेवल उसने ज़्यादा किस तरह से कराया है, यूरन को मेंटेन करके, यूरन को कीप करके। ठीक है, यूरन के अंदर सॉल्ट थे, तो अब उसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट का लेवल ज़्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो क्या बाहर का सॉल्ट उसकी बॉडी में मूव करेगा? स्पॉन्टेनियसली नहीं करेगा, बिकॉज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ होती है। ठीक है, अब उसकी बॉडी में सॉल्ट का लेवल ज़्यादा है, और ये ज़्यादा लेवल बाहर वाला जो सी का लेवल है सॉल्ट का, वो उसकी इनसाइड बॉडी में मूव नहीं करेगा, बिकॉज बाहर अब सॉल्ट का लेवल कम हो चुका है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जो है वो मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होती है। सो अब बाहर का जो सॉल्ट का लेवल है इसकी बॉडी के अंदर मूव नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी उसने खुद को हाइपरटोनिक कर लिया है, और हाइपरटोनिक उसने अपने ही फ्लूइड को, अपने ही वेस्ट को यूज करते हुए किया है। ओके, सो यहाँ पे उसने खुद को हाइपरटोनिक तो कर लिया है, और हाइपरटोनिक उसने यूरन को रिमूव नहीं किया और बॉडी के अंदर ही रहने दिया है। ओके, अब यहाँ पे ये जो यूरन है, बिकॉज यूरिया है इसके अंदर, और यूरिया टॉक्सिक है आपके बाकी सारे सेल्स के लिए, ना सिर्फ आपके सेल्स के लिए बल्कि फिश के सेल्स के लिए भी और ऑर्गन्स के लिए भी। ओके, अब ये फिशेस क्या करती हैं कि इस यूरन को किसी ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देंगी जो कि उसके सेल्स के लिए टॉक्सिक ना हो, बिकॉज ये यूरन उसके
ऑर्गन्स के लिए टॉक्सिक है, यूरिन के अंदर अमोनिया है, यूरिया है, तो ये यूरिया उसके ऑर्गन्स को डैमेज करवा सकती है। ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे तो उसकी एक्टिविटीज स्टॉप हो जाएंगी। सो इस डैमेजिंग को अवॉइड करने के लिए जो फिशेस हैं ये यूरिन को एक और फॉर्म में स्टोर करवाती हैं, और वो और फॉर्म क्या है, ट्राइमिथाइलअमाइन, मिथाइलअमाइन ऑक्साइड। ठीक है, ये एक ही नेम है, स्पेस कम थी मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया, ट्राइमिथाइलअमाइन एंड ऑक्साइड। ट्राइमिथाइलअमाइन ऑक्साइड जिसे आप TMAO कहते हो, ट्राइमिथाइलअमाइन ऑक्साइड। ओके, ट्राइमिथाइलअमाइन ऑक्साइड में यूरिन को क्यों कन्वर्ट किया है फिश ने, बिकॉज ये यूरिन जो कि यूरिया है बेसिकली, वो उसके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, और बाकी ऑर्गन्स अगर डैमेज हो जाएंगे तो इट मीन्स कि उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो इस डैमेज से बचने के लिए उसने यूरिन को बॉडी के अंदर स्टोर तो किया है खुद को हाइपरटोनिक करवाने के लिए, लेकिन यूरिन की फॉर्म में नहीं, किसी और केमिकल की फॉर्म में, और वो केमिकल का नेम क्या है, ट्राइमिथाइलअमाइन ऑक्साइड। ओके, कार्टिलेजिनस फिशेस हम मैरिन इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैरिन इन्वायरमेंट के अंदर हमने अभी दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं। जो हैग फिश है वो तो ऑस्मो रेगुलेशन करवाती नहीं है, बिकॉज वो तो ऑस्मो कन्फर्मर है। तो बेसिकली हमने फिर ऑस्मो रेगुलेशन की मैरिन इन्वायरमेंट के अंदर अभी तक एक ही एग्जाम्पल पढ़ी है, और वो एग्जाम्पल है कार्टिलेजिनस फिशेस की। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम इसकी मैरिन इन्वायरमेंट के अंदर ही बाकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल रह गई है बोनी फिश, वो बोनी फिश इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, वो भी मैरिन इन्वायरमेंट की एग्जाम्पल है। इस वीडियो में या इस लेक्चर में बेटे आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके वो पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।